L. Samuelson in his article Consumption Theory in Terms of Revealed Preference in 1938. Revealed Preference अप्रोच जो है हमें किसने दिए, अमेरिकन इकोनॉमिक्स ने दिए, जिनका नाम था प्रोफेसर पॉल एल सैमुअलसन। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में इस थ्योरी के बारे में हमें बताया है, जिसका नेम था कंजप्शन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। किस ईयर में? 1938। अब हम बताएंगे कि ये थ्योरी हमें क्या बताती है। थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस स्टेट्स दैट कंज्यूमर बिहेवियर इफ देयर इनकम एंड द आइटम्स प्राइस आर हेल्ड कांस्टेंट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ देयर प्रेफरेंस। ये थ्योरी हमें बताती है कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताती है। अगर कंज्यूमर की इनकम और प्राइस जो है आइटम्स के वो कांस्टेंट है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि हम उनके प्रेफरेंस को जान सके कि वो क्या परचेज करना चाहते हैं और क्या नहीं। Revealed preference is an economic theory regarding an individual consumption pattern, which asserts that the best way to measure consumer preference is to observe their purchasing behavior. Revealed preference जो है एक इकोनॉमिक थ्योरी है, किससे रिलेटेड है? वो एक इंडिविजुअल के जो कंजप्शन पैटर्न है, जो वो कंज्यूम करता है, उस चीज से रिलेटेड है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है और उसे क्या चीज पसंद आई है। और इस चीज को जानने का ये जो है बेस्ट वे है कि हम उसको परचेजिंग बिहेवियर को नोटिस करें कि वो किस चीज के बेसिस पर चीजों को कंज्यूम कर रहा है, प्रोडक्ट को खरीद रहा है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वर्क ऑन द assumption that consumers are rational। और जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो किस चीज पर वर्क करती है? एक assumption है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल होते हैं, में ज्यादा से ज्यादा अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहते हैं वो। In other words, they will have considered a set of alternatives before making a purchasing decision that is best for them। मीन्स ये नहीं कि वो एक चीज देखते हैं वही परचेज कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में रखते हैं और उनमें से जो है एक चीज जो उन्हें बेस्ट लगती है उस चीज को वो परचेज करते हैं। Thus, given that a consumer choose one option out of the set, this option must be preferred option। और जो सेट में से कंज्यूमर चूज करता है ऑप्शन, उसे हम बोलते हैं प्रेफर्ड ऑप्शन या फिर कंज्यूमर की चॉइस बोलते हैं उसे हम। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी allows room for the preferred option to change depending upon price and budgetary constraints। मीन जो भी वो चूज कर रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किस चीज पर डिपेंड होता है? वो उसके प्राइस पर डिपेंड होता है और उनकी बजट लाइन पे डिपेंड होता है कि उनके बजट के अंदर है वो या नहीं। By examining the preferred preference at each point of constraint, a schedule can be created of a given population preferred item under a varied schedule of pricing and budget constraints। उन्होंने एग्जामिन किया है जो भी प्रेफरेंस रहा है कंज्यूमर का हर एक पॉइंट पे बजट लाइन के, तो उससे जो है एक हमारा शेड्यूल क्रिएट हुआ। जो भी पॉपुलेशन उन आइटम्स को प्रेफर कर रही है, खरीद रही है, किनके बेसिस पर रहा? वो हमारी प्राइस और बजट लाइन के बेसिस पर रहा या फिर बजट कॉन्स्टेंट के बेसिस पर रहा। The theory states that giving a consumer budget, they will select same bundle of goods, the preferred bundle, as long as that bundle remain affordable। Means इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? ये थ्योरी हमें बताती है कि एक कंज्यूमर जो है जब तक उस बंडल को खरीदेगा जब तक वो खरीद सकता है। Means it is only if the preferential bundle become unaffordable that they will switch to a less expensive, less desirable bundle of goods। जब वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि वो उस बंडल को नहीं खरीद पाता है, किस वजह से? क्योंकि शायद वो महंगा हो गया हो बंडल, या फिर उसे उसकी क्वालिटी या टेस्ट जो है पसंद नहीं आए, तो वो क्या कर देता है? स्विच कर देता है दूसरे बंडल पर। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। Suppose we observe that of two collection of goods offered for sale, the consumer choose to buy A but not B। हमारे पास दो कलेक्शन ऑफ गुड्स है, मीन दो गुड्स हैं जो कि सेल के लिए कंज्यूमर को दिए गए हैं। तो वो क्या करता है? वो एक परचेज करता है, मीन एक गुड जो है वो खरीदता है, बी नहीं खरीदता। We are then not in a position to conclude that he prefer A to B, for it is also possible that he buys A because A is the cheaper collection and he actually would have been happier if he got B। मीन्स क्या है? हम समझ नहीं पाते हैं, अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि उसे जो है A ज्यादा पसंद आया है या वो A परचेज कर रहा है क्योंकि A जो है वो और बाकी कलेक्शन मीन्स B कलेक्शन से जो है B गुड से सस्ता है, या उसे जो है बी गुड खरीद कर ज्यादा खुशी मिलेगी। तो हम इस चीज को कंक्लूड नहीं कर पाते हैं। बट प्राइस एंड
information may be able to remove this uncertainty. और इसमें हमारा क्या हेल्प करता है कंक्लूड करने के लिए कि हमें वो क्या चीज खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है, उसकी प्राइस इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें इस बारे में हेल्प करती है. If their price tag tell us that A is not cheaper than B, then there is only one plausible explanation of the consumer choice. He bought A because he likes it better. क्या है, जो प्राइस टैग जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि A जो है वो B से चीपर नहीं है, मीन्स सस्ता नहीं है, दोनों एक ही रेंज के हैं. तो ये जो है कंज्यूमर के चॉइस के लिए ये इंफॉर्मेशन काफी है कि A उसे जो है ज्यादा पसंद आया है. दोनों के प्राइस सेम है, उसके बावजूद भी उसने A खरीदा. क्यों? क्योंकि शायद वो से ज्यादा पसंद आया है B के मुकाबले में. More generally, if a consumer buys some collection of goods A rather than any of the alternative collection B, C, and D, and if it turns out that none of the later collection is more expensive than A, then we say that A has been revealed preferred to the combination B, C, and D, or that B, C, and D have been revealed inferior to A. क्या है इसमें कि जो कंज्यूमर जो है वो क्या कर रहा है, ए गुड परचेज कर रहा है बाकी सबको छोड़कर. में जो बी सी डी है उसने चूज नहीं किया, उन्होंने वो परचेज नहीं किया, उसने ए परचेज किया. क्यों परचेज किया? जबकि ए जो है ए से कम है सब, मीन्स ए से सस्ते हैं सब, फिर भी वो ए ही परचेज कर रहा है. हो सकता है कि ए को जो है ज्यादा दिखाया गया हो बी सी और डी के मुकाबले में, इस वजह से उसने क्या करा, ए को परचेज किया. Therefore, if the consumer buys the combination E1 means X1 and Y1 of the goods X and Y, and does not buy the combination E2 means X2, Y2 at price P1X, P1Y of the goods, then we would be able to say that he prefers combination E1 to combination E2 if we obtain P1X, X1 plus P1Y, Y1 is greater than P1X, X2 plus P1Y, Y2. मीन्स क्या है, अगर एक कंज्यूमर जो है वो क्या कर रहा है, हमें कौन सा कॉम्बिनेशन परचेज कर रहा है, E1 का कॉम्बिनेशन परचेज कर रहा है गुड का, X और Y का, वो कॉम्बिनेशन E2 परचेज नहीं कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि वो जो है E1 प्रेफर कर रहा है किसके मुकाबले में, E2 के मुकाबले में. The complete set of combination of the goods X and Y to which a particular combination is revealed preferred can be found with the aid of the consumer price line. ये जो complete set है combination का goods X और Y के, तो हमें कैसे पता लग रहा है कि वो जो है कौन सा परचेज कर रहा है या कौन सा उसे पसंद आया, उसकी प्राइस लाइन के बेसिस पर वो उसे कंज्यूम कर रहा है. Let us suppose that the consumer budget line is L1, M1 and he is observed to purchase the combination E1 that lies on this line. मीन्स हम फिगर में देख सकते हैं कि L1 और M1 इनकी क्या है, L1 और M1 इनकी बजट लाइन है, ठीक है. और वो क्या कर रहा है, जो कौन सा कॉम्बिनेशन परचेज कर रहा है, E1. मीन्स X1 और Y1 जो है हमारा बजट लाइन के अंदर उस कॉम्बिनेशन को जो है वो परचेज कर रहा है. Now, since the cost of all the combination that lies on the budget line are the same as that of E1, and since the cost of all the combination that lies below and to the left of the budget line are lower than that of E1, we may say that E1 is revealed preferred to all the combination line on or below the consumer budget line. Means जितनी भी cost जो है हमारे goods की, अगर वो budget line के अंदर है या same है E1 के, जो ये हम यहाँ देख रहे हैं E1 के, अगर कॉस्ट जो है सारे ही गुड्स की हमारी सेम है और E1 के, तो क्या है, और दूसरी चीज क्या, अगर कॉस्ट जो है हमारी कम है, मींस बजट लाइन E1 से कम है कॉस्ट, तब भी क्या कर रहा है, हम कह सकते हैं कि E1 जो है वो रिवील प्रेफर्ड है क्योंकि वो उन्हें कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद आया और क्या है हमारे कंज्यूमर लाइन के कम है, मींस अंदर है उसके. Again, since the cost of the combination that lies above or to the right of the budget line are higher than that of E1, we cannot say that the consumer prefer E1 to these combination when he is observed to buy
why E1 because here E1 is the cheaper combination. में जो हमारी ये बजट लाइन है L1 and M1, अगर इससे राइट साइड को हम देखें अब द बजट लाइन, तो क्या हो रहा है, जो प्राइस जो है गुड्स के हमारे हाई हैं, तो वो परचेज नहीं कर सकता हमारा कंज्यूमर, वो हमारे E1 तक ही कंज्यूम कर सकता है क्योंकि ये हमारे बजट लाइन के अंदर है। जब हमारे कोई चीज बजट लाइन के बाहर हो जाती है और उसे हम कंज्यूम नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे बजट के अंदर नहीं होती कि हम उसे खरीद पाए। We have to note here the difference between preference and revealed preference. अब हम बताएंगे, हमें नोट करने की जरूरत है कि प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, रिवील्ड प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। कॉम्बिनेशन A is preferred to B implies that the consumer rank A ahead to B। मींस जो हमारा कॉम्बिनेशन A है, मींस गुड A जो है वो प्रेफर्ड किया है, मींस वो पसंद आया है कंज्यूमर को B के मुकाबले में, जो कि वो क्या कर रहा है, तो क्या वो हमारी A की रैंक जो है B के मुकाबले में ज्यादा हुई। बट A is revealed preferred to B, A जो है वो रिवील्ड प्रेफर्ड है B के, क्यों, वो B के मुकाबले में है, इस वजह से। मींस A is chosen when B is affordable, मतलब हम A को तब चूज कर रहे हैं कि जब हम B को भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। In our model of consumer behavior, we generally assume that people are choosing the best combination. They can afford that the choice they make are preferred to the choice that they could have made. Means वो जो है हमारे जो मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर का, उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि लोग जो है बेस्ट से बेस्ट अपना कंज्यूम करना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहते हैं, वो जो है अफोर्ड कर सकते हैं जो उन्होंने अपनी चॉइस बनाई है उस चीज को। That is if X1 Y1 is directly revealed preferred to X2 Y2, then X1 Y1 is influence preferred to X2 and Y2। मीन्स क्या है, इसका मतलब कि ये जो X1 Y1 जो है हमारा वो चूज कर रहा है किसके मुकाबले में, B के मुकाबले में, जबकि B भी जो है हम अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि why this theory was introduced, इस थ्योरी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या रीजन था कि हमें इस थ्योरी को जो है लाना पड़ा। Revealed preference theory arose because existing theory of consumer demand were based on a diminishing marginal rate of substitution। ये क्यों आए, क्योंकि जो बाकी की हमारी जो थ्योरी रही, मीन कंज्यूमर डिमांड की जो थ्योरी रही, वो किस पर बेस्ड थी, हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड थी। दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट of substitution relied on the assumption that consumer make assumption that consumers maximize their utility। ये किस चीज पर बेस्ड थी, क्या assumption थी इनकी यहाँ पे कंज्यूमर की, कंज्यूमर जो है अपनी यूटिलिटी को, मीन्स क्षमता को जो है वो मैक्सिमाइज कर रहा है, बढ़ा रहा है। While utility maximization was not a controversial consumption decision, two lying utility functions could not be measured with great certainty। पर ये जो था, जो हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो कंट्रोवर्शियल नहीं था, ये सही नहीं था कंजप्शन के लिए डिसाइड करने के लिए यूटिलिटी फंक्शन को, जो कि हम मेजर नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। Revealed preference theory was a means to reconcile demand theory by defining utility function by observing behavior। तो इन्होंने जो revealed preference theory जो थी, उन्होंने क्या करा, हमारी हेल्थ की डिमांड को, जो डिमांड थ्योरी से डिफाइन करने में कि यूटिलिटी फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर के बेसिस पर, उन्होंने इस चीज के लिए क्या करा, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी लेकर आए वो। Therefore, revealed preference is a way to infer the preference of individual given the observed choice। मींस जो भी उसने चॉइस की है उससे हम क्या, रिवील्ड प्रेफरेंस ने हेल्प की कि जो भी इंडिविजुअल ने एक चॉइस बनाई है उससे हम कैसे जो है बता सकते हैं कि उनका प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चीज खरीदना चाहते हैं, उनका टेस्ट कैसा है। इन कॉन्ट्रास्ट विद अटेम्प्ट्स टू डायरेक्टली मेजर प्रेफरेंस और यूटिलिटी, इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या कर रहे थे, उन्होंने अटेम्प्ट किया, डायरेक्टली मेजर किया प्रेफरेंस को और यूटिलिटी को कंज्यूमर के। फॉर एग्जाम्पल थ्रू स्टेटेड प्रेफरेंस के थ्रू किया, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस चीज के थ्रू किया, स्टेटेड प्रेफरेंस के थ्रू किया इन्होंने। टेकिंग इकोनॉमिक्स टू बी एन empirical subject, there is the issue that one cannot observe preference। अब इकोनॉमिक्स एक ऐसा मींस सब्जेक्ट रहा, बहुत टफ हो गया कि यहाँ पे एक इशू क्रिएट हो गया कि हम जो है कंज्यूमर के प्रेफरेंस को नहीं ऑब्जर्व कर सकते।
In other words, accordingly to advocates of reveal preference theory, it is not what you say, it is what you do that reveals what you want. अब एक जो हमारे एडवोकेट रहे रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के, उन्होंने कहा ये वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं, ये वो है. इट इज व्हाट यू डू दैट रिवील्स व्हाट यू वांट. मींस जो आप कर रहे हैं और जो आप मीन्स खरीदना चाहते हैं उस चीज को वो रिवील कर रहा है. जो आप कर रहे हैं वो इस चीज को रिवील करता है कि आप जो है क्या चाहते हैं. ठीक है, अब हम जो है बताते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अब हम डिफरेंस बताएंगे किसके बीच में डिफरेंस, इंडिफरेंस कर्व और रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के बीच क्या डिफरेंस है. अब हम इसके बारे में बात करेंगे. Indifference curve is a curve which shows the combination of goods that give equal satisfaction to the consumer. Indifference curve कौन सा कर्व होता है जो कि हमें शो करता है कि जो हमारे गुड्स हैं वो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं कंज्यूमर को. This is an advanced approach over the utility concept, but it has a little of practical use because when we enter a market we do not draw an indifference curve to drive the maximum satisfaction. क्यों? अब देखिए, ये जो हमारे इंडिफरेंस कर्व जो है क्या है, एक एडवांस अप्रोच है. किसके मुकाबले में? यूटिलिटी कॉन्सेप्ट के मुकाबले में. ये जो है उसके ओवर क्या है, एक एडवांस अप्रोच है. बट क्या हुआ, ये जो है थोड़ी सी प्रैक्टिकल यूज में हम इसे यूज करते हैं. जब हम एक मार्केट में एंटर करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ नहीं करते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए उस टाइम पर. Unlike indifference curve by reveal preference theory, a consumer gives it preference over all the alternatives, whether it is biased or not. It is not important. अब हमारे इंडिफरेंस कर्व की तरह रिवील प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, कंज्यूमर जो है अपने प्रेफरेंस देता है, टेस्ट बताता है जितने भी गुड्स होते हैं उनमें से, चाहे वो बेस्ट हो या नहीं हो, इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो. In this manner, choice reveal preference is the कॉर्नरस्टोन ऑफ रिवील प्रेफरेंस थ्योरी. जो उसकी चॉइस होती है इस मैनर में वो क्या हो गई, हमारी रिवील प्रेफरेंस थ्योरी कहलाएगी. रिवील प्रेफरेंस थ्योरी इज मोर रियलिस्टिक बिकॉज इट हैज अ बजट लाइन वैन विच लिमिट द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर टू इट्स इनकम. जो हमारी रिवील प्रेफरेंस थ्योरी जो होती है वो रियलिस्टिक होती है, मीन्स रियल, बहुत ज्यादा रियल होती है. क्यों? क्योंकि जो हमारी बजट लाइन होती है उसके ही लिमिट्स में हम अपनी चॉइस करते हैं. जो भी कंज्यूमर की इनकम होती है उसके ही लिमिट के अंदर अंदर हम अपनी चॉइस जो है चूज करते हैं कि हमें क्या चीज खरीदना है और क्या चीज नहीं. Samuelson explained this theory. Thus, through any observed equilibrium point E, draw the budget line. Means जो E जो है हमारा क्या है, बजट लाइन का मीन्स इक्विलिब्रियम है. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ई जो है ड्रॉ किया गया है किसी भी बजट लाइन पर विद अरिथमेटिकल स्लोप गिवन बाय द ऑब्जर्व प्राइस रेशियो. जो भी मीन्स हमें प्राइस हमने ऑब्जर्व किए हैं उनकी बेसिस पे जो भी हमने स्लोप बनाया है उसको लेकर वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है. ई जो भी हमारी बजट लाइन पर होता है जहां हमारे प्राइस जो है हमारे वांट के अकॉर्डिंग जो है मिलता है. Then all combinations of goods or on within the budget line could have been brought in preference to what was actually bought, but they were not. क्या होता है, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं हमारे गुड्स के और जो भी हमारी बजट लाइन के अंदर है वो हम खरीदते हैं जो भी हमें पसंद आता है, बट एक्चुअली में was actually bought means एक्चुअली में जो भी हम खरीदते हैं बट वो नहीं होता. Hence they are all revealed to be inferior to E. मीन्स वो क्या होते हैं, रिवील्ड होते हैं. मीन्स जो बहुत अच्छे लगते हैं उन्हें किनके इंफीरियर में, ई के इंफीरियर में. नाउ मैं आप लोगों को एजम्पशंस बताऊंगी कि ये कुछ हमारी जो थ्योरी है वो कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड होती है. जो भी हमने पढ़ा हमारे एजम्पशंस भी उसी में से हैं. The consumer buys and uses only two goods. जैसे हमने एग्जाम्पल में सिर्फ 2 गुड्स लिए थे, तो यहाँ भी क्या होता है, जो कंज्यूमर जो होता है हमारा क्या करता है, बाय करता है या फिर यूज खरीदता है और जो भी है यूज करता है, सिर्फ 2 गुड्स ही यूज करता है और ये गुड्स जो है हमारे वेरिएबल होते हैं.
income of the consumer, prices of the two commodities are constant during the period of analysis. जो भी हमारी एनालिसिस जब चलती है तो क्या होता है, हमारी कंज्यूमर की इनकम जो होती है वो भी सेम होती है, और जो प्राइसेस जो होते हैं गुड्स के वो भी सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए जिस पीरियड में हम उन्हें एनालाइज कर रहे हैं. The taste of the consumer are given and remain unchanged during the period of analysis. और हाँ, हमारा जो कंज्यूमर का टेस्ट भी है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए जिस टाइम हम एनालाइज कर रहे हैं कि कंज्यूमर को क्या चीज प्रेफर करना ज्यादा सही लग रहा है और क्या चीज नहीं. वो क्या चीज किस बिहेवियर, उनकी परचेजिंग पावर पर हम देखते हैं कि वो परचेजिंग बिहेवियर पर देखते हैं कि क्या चीज प्रेफर कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या है, उनका टेस्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए. The choice of the consumer reveals his preference and market behavior of the consumer. जो choice होती है कंज्यूमर की वो उनके प्रेफरेंस को रिवील करता है, मीन्स प्रेफरेंस के बारे में बताता है कि उन्हें क्या चीज खरीदना है, और वो मार्केट बिहेवियर के बारे में बताता है कंज्यूमर के, ये जो कंज्यूमर का जो मार्केट बिहेवियर है क्या है उस टाइम का. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू बेटा सुमन शर्मा जी. और नाउ अब हम इस उनके रिबीट प्रेफरेंस थ्योरी की जो कंसेप्ट है इसको ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे. और बेटा अपना प्रेजेंटेशन आप ऑफ कर लीजिए. और ओके सर. थैंक यू. और पेन कॉपी अपने निकाल लीजिए और अच्छे से रख लीजिए क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम इसको जो बताया तो वो बहुत अच्छे से ब्रीफ से सारी चीज़ें बताई. जब भी कभी कोई थ्योरीज आपको हमने बताया भी था बेटा, जब भी कभी कोई थ्योरीज वगैरह प्रेजेंट करते हैं या थ्योरीज की हम जब कोई बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अपना माइक ऑफ कर लो. सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि अपना जो थ्योरी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आपके स्क्रीन पे विजिबल है बेटा सबके? यस सर. यस सर. तो आपके स्क्रीन पे ये मेरी शायद बहुत पुरानी नोट्स है, आज इसको हम देख रहे थे तो शायद हो सकता है कि आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए और हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत कुछ समझ में आ जाए. तो देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पर वर्ड्स को थोड़ा सही तरीके से एक्सप्लेन करिएगा. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत की व्याख्या के संबंध में व्यक्त अधिमान सिद्धांत मतलब रिपीट प्रेफरेंस थ्योरी जो है उसका प्रतिपादन किसने किया? नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने, ठीक है, 1948 में. और इन्होंने जो अपना दृष्टिकोण दिया इसमें इन्होंने देखिए हमने सनु शर्मा जी बेटा एक चीज पहले ये सीख लो कि देखो हमने पहले ही शुरुआत में Yes, ही sir. हमने देखो मेरे कंटेंट मेरा हमने जो कंटेंट अपने लिखा है उसमें देखो शुरुआत में ही 3 लाइन में हमने ये बता दिया कि हमारी ये थ्योरी पिछली थ्योरीज में क्या डिफरेंस है. तो देखो इसमें हमने क्या लिखा है? प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन का व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण मांग के सिद्धांत के संबंध में Yes, एक युगांतकारी घटना के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन, क्योंकि जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं वो डिमांड थ्योरी ही एक तरीके की है, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी yes, sir. एक तरीके की डिमांड की थ्योरी ही है. तो इन्होंने जो डिमांड की थ्योरी को जो प्रेजेंट किया है वो बिना अधिमान वक्रों के प्रयोग, मतलब इन्होंने इंडिफरेंस कर्व का यूज ही नहीं किया. अभी तक जो हम थ्योरीज Yes, sir. अभी जो हमने इंडिफरेंस कर्व थ्योरी से पहले जो हमने पढ़ा था तो उसमें उनको दो चीजों की जरूरत थी. उसमें उनको दो चीजों की क्या जरूरत थी? उनको जरूरत थी कि मतलब रिपीट प्रेफरेंस थ्योरी जो हिक्स ने जो इसको प्रपोंड किया मतलब प्रतिपादन किया उसका, तो उसको उन्होंने उसको प्रतिपादित करने के लिए उनको दो चीजों की जरूरत थी. पहला चीज क्या था? इंडिफरेंस कर्व का उन्होंने यूज किया, नंबर 1. नंबर 2 उन्होंने यूटिलिटी का उपयोग किया, मतलब उपयोगिता का भी उन्होंने यूज किया. लेकिन इनकी थ्योरी में क्या मतलब मेजर ब्रेक थ्रू है कि इन्होंने बिना अधिमान वक्रों के प्रयोग तथा उपयोगिता के बिना संख्यात्मक या क्रमवाचक माप को विश्लेषण में लाए हुए
प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त अधिमान के आधार पर किया। देखो इन्होंने ये दो, देखिए पॉइंट हमने पहले ही लिख दिया, इससे कुछ बात आपको समझ में आई यस सर। कि इनका और पिछली जो अच्छा। थ्योरीज है उसमें क्लियर कट हमने एक डिफरेंस शुरुआत में ही बता दिया। कुछ बात बेटा समझ में आई यहाँ पर आपको? यस सर। हाँ, तो हम जब कोई सर थ्योरीज, हमने लास्ट में हाँ हम जब बताया हम जब तो मुल्तान नदीम जी बेटा आप भी इसको ध्यान से समझ लेना, कभी भी कंटेंट जब हम लोग राइट करना स्टार्ट करते हैं, आवाज आ रही मुल्तान नदीम जी? यस सर। हाँ बेटा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी हम कोई थ्योरीज वगैरह जब लिखते हैं या कोई चीजें करते हैं, तो ये थ्योरी सुपीरियर क्यों है लास्ट थ्योरी से, एक दो लाइन में उसको हम ब्रीफ में बता देते हैं। ठीक है बेटे? ओके सर। तो ये ओके सर। ये हमारे इंट्रोडक्शंस का हमेशा पहला पार्ट यही होना चाहिए कि थ्योरी किसने दिया और थ्योरी पिछली थ्योरी से क्यों सुपीरियर है। तो हमने देखो यहाँ पर एक जो छोटा सा जो इंट्रोडक्शन हमने ये दिया हुआ है, यहाँ से एक पैराग्राफ जो स्टार्ट किया यहाँ से कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत की, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने और के आधार पर व्यक्त किया, इतना हमने एक थ्योरी का इंट्रोडक्शन दे दिया इतने लाइन में। या इसको आप और कम भी कर सकते हैं, वो तो हमने और थोड़ा याद करने के लिए कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1948 में, इन्होंने थ्योरी का वो दिया, थ्योरी दिया 1948 में। तो ये थोड़ा ईयर वगैरह याद करने के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं ना आपसे, तो ये थोड़ा टाइम पीरियड Yes, वगैरह, sir. हाँ तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा लिख लिया था ताकि हमें एक बार में सारी चीजें याद हो जाए। तो इनकी थ्योरी में दो मेजर डिफरेंस क्या है, अब आप बताइए, जो सुपीरियर क्यों है इनकी थ्योरी? सर एक इंडिफरेंस कर्व और यूटिलिटी। हाँ, इन्होंने उसका यूज ही नहीं किया। और अभी तक जितनी भी यूज नहीं थ्योरी, किया था। हाँ अभी तक जितनी भी थ्योरीज है, चाहे मार्शल की थ्योरीज हो, चाहे जो हिक्स एंड एलन की थ्योरी हो, जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है, उसको वो थ्योरी हिक्स एंड एलन की थ्योरी है। इसमें उन्होंने इंडिफरेंस कर्व का यूज किया और यूटिलिटी का यूज किया, तब जाके इन्होंने इक्विलिब्रियम एनालिसिस की। लेकिन इन्होंने कहा कि Yes, sir. इन दोनों की हमें जरूरत ही नहीं है। गॉट इट? तो सबसे पहली चीज हम क्या, Yes, sir. हम सबसे पहली चीज में हमें मेजर डिफरेंस क्या मिल गया, सुपीरियरिटी, ये थ्योरी सुपीरियर क्यों है? सर क्योंकि उन्होंने इंडिफरेंस कर्व और यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट का जो है यूज नहीं किया था। बिना यूज करे इन्होंने इक्विलिब्रियम एनालिसिस कर दिया है ना। यस सर। तो सबसे पहली चीज हमें जो रिबेट प्रेफरेंस थ्योरी में मिली, व्यक्त अधिमान सिद्धांत, रिबेट प्रेफरेंस थ्योरी, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ओके सर। इस थ्योरी को पॉल साइमोल्सन ने दिया। पापा फोन ले लेगा अभी भी? कुछ नहीं, क्या ही लेगा बेटा, माइक ऑफ कर लो। पॉल साइमोल्सन 1948 में दिया, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम के हैं वो वहां से हम इसको ये स्क्रीन शॉट ले लें अपने मोबाइल से, इसको हम इस पे कर दे रहे हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं वो स्क्रीन शॉट मेरे ख्याल से उनका आ जाएगा, देखो कहाँ पर पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। ये यहाँ पर ये पूरी आ जाएगा, आ गया सभी का, स्क्रीन शॉट ले लो। हिंदी मीडियम वाले जितने भी हैं स्क्रीन शॉट ले लो इसको। हिंदी मीडियम के जितने भी हैं वो स्क्रीन शॉट ले लें। आवाज आ रही है? सर ले लिया पर साफ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो रहने तक काम ये करेंगे, इसको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक, इसको हम समझा देते हैं और इसको हम सेंड कर देंगे आपको। गॉट इट? यस सर। चलो, तो रिबेट प्रेफरेंस थ्योरी को 1948 में पॉल साइमोल्सन ने दिया। और ये थ्योरी किस फील्ड में है? कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में। ये कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी का एक पार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने इन्होंने तो ही गेव दिस concept या this theory without incorporating
without incorporating the indifference curve दोनों चीजें देखिएगा, इंडिफरेंस कर्व एंड द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। नहीं, दोनों दोनों यूटिलिटी के दो टाइप्स थे, कार्डिनल और ऑर्डिनल। यस सर। दोनों कंसेप्ट को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मार्स देखो, कार्डिनल कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था मार्शल ने, ऑर्डिनल कंसेप्ट का इस्तेमाल Yes, sir. किया था हिग्स एंड एलन ने अपनी इंडिफरेंस की थ्योरी में। इन्होंने इन दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया, कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी। ओके सर। ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए इतना, ठीक है। द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी Okay, sir. वाज propounded बाय प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन। पॉल ए सैमुअल्सन इनका पूरा नाम है, इन 1948। और जब भी कभी थ्योरी दिया करिए तो उसका ईयर याद रख लिया करिए, किस ईयर में थ्योरी दी, क्योंकि आप आगे जब ऑब्जेक्टिव टाइप के वगैरह एग्जाम जब कभी होंगे तो आप लोग से कभी ईयर वगैरह पूछे जाते हैं कि इन विच ईयर द Okay, रिवील्ड sir. प्रेफरेंस थ्योरी वाज गिवन, किस ईयर में दिया गया इसको, ठीक। तो दिस इज a part of the consumer behavior theory. He gave this theory without incorporating the indifference curve and concept of cardinal or ordinal utility. ये आपका इंट्रोडक्शन इतना होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? Okay, sir. कोई और दिक्कत? Yes, sir. No, sir. अब इसके बाद now his theory is based on certain assumptions. His theory is based on, इसको बेटा आप इस कंसेप्ट को पढ़ लेना, फिर इसके बाद जो है अपने उसको वो रिफाइन कर लेना, ठीक है, कि एक थ्योरी का स्ट्रक्चर, एक थ्योरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होना चाहिए। His theory is based on certain assumptions, certain assumptions। हिंदी मीडियम वाले भी लिखते चले जल्दी फटाफट, क्योंकि वो नोट्स अगर पढ़ेंगे तो वो तो काफी डिटेल में है। इसको लिख लें, हिंदी मीडियम वाले जल्दी से लिख लें। Yes, sir. हाँ जल्दी से लिखो। व्यक्त अधिमान सिद्धांत, व्यक्त अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने किया। पॉल ए सैमुअल्सन ने सैमुअल्सन ने 1948 में किया, ठीक है। यह सिद्धांत उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का एक हिस्सा है। यह सिद्धांत उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का एक हिस्सा है। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का एक हिस्सा है, जिसको इन्होंने अनधिमान वक्रों एवं उपयोगिता अनुमान वक्रों एवं संख्यात्मक एवं संख्यात्मक या क्रमवाचक उपयोगिता की
उपयोगिता की अवधारणा का उपयोग किए बिना दिया। ये आपका जो है इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है? यस सर। समझ में आ गया? ओके सर। हाँ, ये आपका इतना इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर ओके सर। आगे लिखेंगे आप कि यह सिद्धांत कुछ मतलब निश्चित मान्यताओं पर आधारित है। निश्चित मान्यताओं पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर अब दूसरा चीज क्या बनता है, निश्चित मान्यताओं पर आधारित है। अब यहाँ पर एक चीज, अच्छी चीज याद करने के लिए क्या है, देखिए दो डिफरेंस तो आपने पहली थ्योरी और इसमें तो याद कर लिया, क्यों सकूं बेटा? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर Yes, sir. यहाँ पर एक दूसरा तरीका क्या है कि दोनों थ्योरी में अच्छा डिफरेंस भी याद करने के लिए और दोनों थ्योरी याद भी करने के लिए यहाँ पर क्या है कि दोनों की जो एजप्शंस है, दोनों थ्योरीज की जो एजप्शंस है उनको थोड़ा कंपेयर करते हुए लिखो। मतलब कंपेयर करते हुए लिखो करने मतलब ये हो गया कि उससे आपको याद भी, जैसे आपको याद होगा, पहले मैच कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पर लिख दो, वो जहां पर भी दोनों लिखा हुआ हो उन कंसेप्ट को दोनों को उठाओ। जैसे आप देखोगे कि पहली जो मान्यता है दोनों की सेम है, विवेकपूर्ण उपभोक्ता। यस सर। दोनों में देखोगे आपकी सेम है, दोनों में ये एजप्शंस सेम है। रेशनल कंज्यूमर, और रेशनल कंज्यूमर का मतलब हमने बता दिया था आपको, वो क्या मतलब है। रेशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है? यस सर। वो अपने सेटिस्फेक्शन को ज्यादा चाहता है। हाँ, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। यस। लेकिन मैक्सिमाइज कैसे करेगा? जब वो अपनी गिवन इनकम को रेशनली एक्सपेंड करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि फर्जी बस कुछ भी मन आया बस खरीद लिया, ऐसा नहीं। उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज तब होगा जब अपने वो उसके पास है ना। ऐसे इसको इस तरीके से लिखते हैं कि कंज्यूमर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन विथ हिज गिवन इनकम। हाँ, विथ हिज गिवन इनकम एट द गिवन प्राइसेस। इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। इसको पहले इसको मिटा दें। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कंज्यूमर इज रेशनल in the sense that he or she जो भी हो tries to maximize अब यहाँ पर बेटा हम सेटिस्फैक्शन ना लिख के एक वर्ड यूज करते हैं, हमने बताया था ना कि यूटिलिटी। उस वर्ड को लिखा करो, ठीक है? यस सर। हाँ, तो आप यूटिलिटी लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि ही ट्राइज टू सैटिस्फाई हिज मतलब सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब ही वही इंडिकेट करेगा, ठीक है? तो ये Yes, वर्ड sir. अब ये वर्ड यूज किया करो मुमताज नदीम जी, ठीक है बेटे? ओके सर। हाँ, अब इस वर्ड को यूज किया करो, ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। गॉट इट? नॉट सेटिस्फैक्शन। ओके, तो ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, सॉरी, हिज और हर यूटिलिटी विथ गिवन इनकम। जो इसके पास इनकम है उससे वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि जब से उधार कर्जा ले लिया। एट गिवन प्राइसेस, और प्राइसेस क्या होती है? गिवन होती है। एट गिवन प्राइसेस, प्राइसेस गिवन होने का मतलब ये हो गया, हाँ, जो दो गिवन प्राइसेस होने का मतलब ये हो गया मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन है उसके पास उतनी इनकम है कि वो दोनों चीजें खरीद सकता है। तो इसका मतलब अब वो मैक्सिमाइज कब कर पाएगा? वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कब कर पाएगा? जब अपनी इनकम से गिवन प्राइसेस पर वो दो कमोडिटी कर देगा सारी। हाँ, दो कमोडिटी की ऐसी क्वांटिटी खरीद ले जिससे वो ऐसा कॉम्बिनेशन खरीद ले या ऐसी क्वांटिटी खरीद ले जिससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी लेवल को अचीव कर ले, ठीक है?
इसको अब मतलब Yes, sir. यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए उसको खरीदना क्या है, कमोडिटीज। मतलब कम्युनिटीज के ऐसे कॉम्बिनेशन को उसको खरीदना है कि वो कॉम्बिनेशन उसको क्या करे, मैक्सिमम यूटिलिटी दे। ठीक है, मैक्सिमाइज करने के लिए इसको क्या क्या खरीदना पड़ेगा, टू कम्युनिटीज। ठीक है, तो कई कमोडिटीज को हाँ खरीदना पड़ेगा। हाँ, तो कई जगह आपका इस तरीके से दिया रहेगा कि ही स्पेंड हिज इनकम इन सच ए वे दैट ही बायज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन सच ए वे दैट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। वो एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकते हैं आपको, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब जगह मतलब इसका एक ही है, कंज्यूमर रेशनल है। ठीक है, रेशनल उसको तब माना जाएगा कि वह जब अपने इनकम को बड़ा सोच समझ के, बहुत रेशनल, रेशनल का मतलब होता है बहुत दिमागदार इंसान, और अपनी चीजों को जैसे कहते हैं ना हम लोग, ही इज इकोनॉमिकल इन नेचर, एक वर्ड यूज करते हैं। अरे आप लोग अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं ना कि Yes, sir. ये बहुत इकोनॉमिकल बॉय है। इकोनॉमिकल होने का सेंस ये होगा कि आप अपने पैसे को बहुत सोच समझ के, बहुत सही तरीके से, बहुत सही जगह एक्सपेंड करते हो। बहुत सोच समझ कर खर्च करना। हाँ, तो ऐसे 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 को हम लोग इकोनॉमिक लैंग्वेज में कहते हैं रेशनल कंज्यूमर। ठीक है, कि वो बहुत रेशनल कंज्यूमर है। गॉट इट। तो हिंदी मीडियम वाले ये लिख लें कि उपभोक्ता Okay, sir. उपभोक्ता विवेकपूर्ण होता है, उपभोक्ता विवेकपूर्ण होता है क्योंकि वह अपनी दी हुई आय से, दी हुई कीमत पर ऐसे वस्तुओं के कॉम्बिनेशन, ऐसे वस्तुओं के संयोगों को खरीदता है, दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को खरीदता है जिससे उसकी उपयोगिता अधिकतम हो सके। सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट ये कर दे, चलो अच्छा एक काम करते हैं, एजप्शंस देखे, शायद हमने लिखा होगा यहाँ पर, हम क्या बार बार लेके आए एजप्शंस। ये हमने देखी मान्यता लिखी हुई है, आपको स्क्रीन पे वो कर देते हैं, यहीं से एक्सप्लेन कर देते हैं, हो सकता है अभी थोड़ा बहुत से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है उपयोग, मतलब यह सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। स्क्रीन पे विजिबल है? यस सर। हाँ, तो कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे Yes, विवेकपूर्ण, sir. यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा हुआ है विवेकपूर्ण व्यवहार, मतलब बात वही है, उसका व्यवहार चाहे विवेकपूर्ण कह दो या उस उपभोक्ता को विवेकपूर्ण कह दो, बात वही है, क्योंकि करेगा कौन, उपभोक्ता ही तो करेगा ना। तो हाँ, अब इसमें उपभोक्ता उसमें व्यवहार के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुओं के उन संयोग को वरीयता देगा, वरीयता देने का मतलब होगा प्रेफरेंस करेगा, प्रिफर्ड करेगा, जिसमें उसको वस्तुओं की अधिक मात्रा हो, स्पष्ट हो कि मतलब वो अपने अपने जो इनकम है उसको इस तरीके से स्पेंड करेगा कि वो अधिक से अधिक क्वांटिटी को वो क्या करे, खरीद सके। ठीक है, पहली एजप्शन ये हो गई। यस सर। बेटा ये तो आज 10 बज गए, देर हो गई क्या हम लोगों को, बेटा दूसरे क्लास का भी टाइम हो रहा है। तो एजप्शन से काम करते हैं, इसको कल हम एक्सप्लेन करते हैं। कल किसी का प्रेजेंटेशन नहीं होगा, कल इस पे हम इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा। गॉट इट। और एजप्शन ओके सर। हाँ, यहाँ से सेकंड हो जाएगा, तो एक बार हाँ बेटा बोलिए।